तो ड्रामा की शुरुआत में हम ब्यूल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ की डांट के बाद भी ठीक से अपने जूते नहीं पहन पाती और अपने पसंदीदा आइडल वोजू के गाने सुनते हुए स्कूल जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक एक ट्रक की टक्कर से उसका गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। फिर ब्यूल हमें नरेट करती है कि अपने आखिरी वक्त में भी वो वोजू के ही गाने सुन रही थी, लेकिन अब शायद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज घर से निकलते वक्त वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसे वोजू के कॉन्सर्ट में जाना था और वो उसकी सबसे बड़ी फैन थी। खैर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वोजू ही होता है और वो उस वक्त घायल ब्यूल को देख रहा होता है, लेकिन ट्रक ने पूरी रफ्तार से टक्कर मारी थी जिससे ब्यूल की तत्काल मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर में कोई इंसान नहीं बल्कि एक ग्रिम रीपर रहती है जो और कोई नहीं बल्कि खुद ब्यूल थी। यानी मौत के बाद वो ग्रिम रीपर बन गई है जो अब यमराज की तरह मरे हुए लोगों की आत्माओं को आफ्टरवर्ल्ड ले जाने का काम करती है। अब ब्यूल एक शो ध्यान से देख रही होती है जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई आत्मा पूरे फोकस के साथ किसी चीज को छूने की कोशिश करे तो वो उसे छू सकती है। इसलिए अब ब्यूल पियानो को छूने की कोशिश करती है तो शुरू में वो असफल रहती है, लेकिन फिर पूरे फोकस के साथ कोशिश करने पर वो आखिरकार उस पियानो को छू लेती है जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो काम के लिए तैयार होती है और उसके पास सिर्फ 2 ड्रेसेस होती है, एक तो स्कूल यूनिफॉर्म जिसमें उसकी मौत हुई थी और दूसरी ग्रिम रीपर की यूनिफॉर्म जिसे वो आज पहन लेती है। अब वो अपना मेकअप भी वैसा ही करती है जैसा भूत करते हैं, लेकिन उसके सामान से साफ पता चलता है कि ब्यूल आज भी वोजू की बड़ी फैन है और मरने के बाद भी उसके अंदर वोजू की मेमोरी मौजूद है। हालांकि परिवार, माता पिता या दोस्तों से जुड़ी कोई याद उसे याद नहीं रहती क्योंकि मौत के बाद सभी अपनी जिंदगी की यादें भूल जाते हैं। यहाँ ब्यूल के पास एक कुत्ता भी होता है जो उसे देख सकता है और उसके साथ घर में ही रहता है, लेकिन ब्यूल उसे वहीं रुकने को कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर रास्ते में उसे वोजू के कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसमें एक बच्ची अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। अब ये देखकर ब्यूल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मजबूरी में उसे एम्बुलेंस के पीछे जाना पड़ता है। उधर हॉस्पिटल में हमें कई ग्रिम रीपर्स दिखाई देते हैं जो आत्माओं को आफ्टर वर्ल्ड ले जा रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें हॉस्पिटल में ही होती हैं। अब ब्यूल को वो बच्ची दिखती है जो एम्बुलेंस में थी और उसकी छोटी उम्र देखकर ब्यूल परेशान हो जाती है कि वो उसकी आत्मा को अपने साथ कैसे ले जाए। साथ ही वो देखती है कि उस बच्ची की माँ जोर जोर से रो रही होती है जिससे ब्यूल को बुरा लगता है। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर सॉरी को जल्दी बुलाओ, जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि वो आ रही है। अब ये सुनकर बाहर अचानक ग्रिम रीपर्स में शोर मच जाता है कि आखिर डॉक्टर सॉरी जो छुट्टी पर थी वो यहाँ कैसे आ गई। फिर हमें डॉक्टर सॉरी दिखती है जो एक बेहतरीन डॉक्टर है और हमेशा मरीजों को मरने से बचा लेती हैं। सभी ग्रिम रीपर्स उससे डरते हैं क्योंकि उनका नियम है कि ग्रिम रीपर बनकर दुनिया में रहने के लिए वो जितनी ज्यादा आत्माएं आफ्टर वर्ल्ड भेजेंगे उतना उनका स्कोर बढ़ेगा और प्रमोशन होगा। हालांकि इस बीच कुछ आत्माएं भटकना पसंद करती हैं और आफ्टर वर्ल्ड नहीं जाना चाहती, जिन्हें ग्रिम रीपर्स समझाकर भेजते हैं। इस तरह ये जॉब आसान हो जाती है। खैर अब डॉक्टर सॉरी उस बच्ची के पास आती है और उसे चेस्ट कंप्रेशन देने लगती है क्योंकि उसकी सांसें रुक चुकी थी। इतने में ब्यूल की वॉच का समय भी खत्म हो जाता है, यानी अब बच्ची बच नहीं सकती और उसे ब्यूल के साथ जाना ही होगा। अब ब्यूल उस बच्ची का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि अब वो बच्ची उसे देख सकती थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद ब्यूल अचानक उस बच्ची का हाथ छोड़ देती है, यानी उसने बच्ची की जान बचा दी क्योंकि वो उसे आफ्टर वर्ल्ड नहीं ले जाना चाहती थी। इस तरह अब ईसीजी मशीन में उसकी हार्ट बीट फिर से दिखने लगती है और सभी खुश हो जाते हैं कि बच्ची बच गई। लेकिन जब ब्यूल का सीनियर ये देखता है तो वो रोते हुए वहां से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगती है क्योंकि उसने फिर से ग्रिम रीपर के नियम तोड़े थे। लेकिन फिर भी उसका इन चीजों पर नियंत्रण नहीं क्योंकि वो ग्रिम रीपर होने के बावजूद किसी की जान नहीं लेना चाहती। इसके बाद हमें डॉक्टर सॉरी दिखती है जो बैठी हुई होती है और तभी उसका दोस्त यसो वहां आता है जो उसे पसंद करता है। वो उसे कहता है कि तुमने उस लड़की की जान बचाकर बहुत अच्छा किया,
इस बीच डॉक्टर सॉरी की लिपस्टिक खराब हो रही थी, तो यसो उसे अपना रुमाल देता है और वहां से चला जाता है। फिर वॉशरूम जाकर डॉक्टर सॉरी अपना चेहरा मिरर में देखती है और हैरान हो जाती है कि वो ठीक जॉगर जैसी दिख रही थी। अब चेहरा धोते वक्त उसका वाटर टैप बार बार अपने आप बंद होने लगता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं ये सब ब्यूल कर रही थी, जिसे लग रहा था कि शायद ये डॉक्टर अपने ड्यूटी टाइम पर किसी को डेट कर रही है, जिससे लिपस्टिक खराब हुई है। पर तभी मिरर में खुद को देखकर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो उदास हो जाती है। अगले सीन में हमें वूजू दिखता है, जिसकी ब्यूल बड़ी फैन है, लेकिन वो परेशान और डिप्रेशन में नजर आता है। अब वो अपनी परफॉर्मेंस देने जाता है, जहां फैंस जोर जोर से उसका नाम चिल्लाती हैं। फिर जैसे ही वो अपना सिग्नेचर सॉन्ग गाने लगता है, उसकी आवाज सुनकर लड़कियां और शोर मचाती हैं और सभी खुश हो जाती हैं। यही शो टीवी पर भी दिखाया जा रहा होता है, जिसे ब्यूल लंच टाइम में अपने कलीग के साथ बैठकर देखती है और छुपकर वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। वो भी वूजू को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी बाकी ग्रिम रीपर्स बात करने लगते हैं कि वूजू का समय खराब आ गया है और वो बहुत जल्द मरने वाला है और हम इस एरिया के ग्रिम रीपर्स हैं, इसलिए उसकी आत्मा को आफ्टरवर्ल्ड भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये सुनकर ब्यूल को अच्छा नहीं लगता और तभी एक ग्रिम रीपर कहता है कि वो इतना हैंडसम, फेमस और रिच है, लेकिन फिर भी मरने वाला है। साथ ही सुना है कि उसके पास अपनी जिंदगी का बस 1 ही साल बचा है। फिर हम देखते हैं कि उनका सीनियर मिस्टर यंकी वहां आता है और कहता है कि वूजू का ऊपर वीआईपी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आफ्टर डेथ आए, ताकि वो उससे मिल सके, जैसे प्रिंस और माइकल जैक्सन, जो उसकी फैन फॉलोइंग के कारण इंतजार में है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि यंकी के स्कोर बाकी ग्रिम रीपर्स से ज्यादा है, क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से करता है। अब शो ऑफ के लिए वो सभी को अपनी स्मार्ट वॉच दिखाता है, जिसमें सोल ट्रैकिंग डिवाइस थी, जो आत्माओं को ढूंढने में मदद करती है। वो कहता है कि अगर मैं वूजू की आत्मा को भी आफ्टरवर्ल्ड भेज दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि अभी वूजू की आफ्टरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है। फिर बाकी ग्रिम रीपर्स इस बारे में और बात करने लगते हैं, लेकिन ब्यूल, जो कभी नहीं चाहती थी कि उसका पसंदीदा आइडल मरे, वो अपने ख्यालों में खो जाती है और इसी चक्कर में वो इन सभी लोगों की डिश खराब कर देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। खैर, अब सीनियर यंकी ब्यूल को बताता है कि किसी फ्यूनरल में एक बूढ़े आदमी की आत्मा भाग गई है और उसे समझाकर जल्दी ही आफ्टरवर्ल्ड भेजना है। वो कहता है कि तुम जाकर उसे पकड़ लाओ, जबकि मैं बाकी आत्माओं को पकड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि ब्यूल उस बूढ़े के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि अब आप जिंदा नहीं रहे। लेकिन वो आदमी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसे चिंता है कि मैंने पूरी जिंदगी सेविंग की थी कि एक दिन अच्छे से इन पैसों को खुद पर उड़ाऊं, लेकिन काम में फंसकर इन्हें यूज ही नहीं कर पाया। साथ ही वो ब्यूल को ग्रिम रीपर भी नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रिम रीपर्स इतनी यंग एज के नहीं होते होंगे। हालांकि ब्यूल पूरी कोशिश करती है कि वो उसे समझाए, लेकिन तभी सीनियर यंकी वहां आ जाता है और उस बूढ़े को साथ चलने को कहता है। तो अब जाकर उस बूढ़े आदमी को यकीन होता है वो सचमुच मर चुका है और ब्यूल असली में ग्रिम रीपर है। फिर डरते हुए वो चुपचाप कार में बैठ जाता है और यंकी के साथ चला जाता है। ये देखकर ब्यूल सोचती है कि अब मैं फ्री हूं, तो मुझे फौरन वूजू के पास जाना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि वूजू सिंगिंग कर रहा होता है और उसकी कई फैंस उसे देखने आई हैं। तभी हमें ब्यूल की एक दोस्त गाक्षी दिखाई देती है, जो खुद भी एक भूत है और वूजू की बड़ी फैन भी। अब वो दोनों मिलकर वूजू को देखने लगती हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गाक्षी की सोल को आफ्टरवर्ल्ड में भेजने की जिम्मेदारी ब्यूल को दी गई थी, लेकिन ब्यूल ने ऐसा नहीं किया और उसे बाकी ग्रिम रीपर्स से छुपा कर रखा, क्योंकि गाक्षी भी ब्यूल की तरह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि वूजू की फैन बनकर यहीं रहना चाहती है। लेकिन अब वो दोनों ही उदास हैं, क्योंकि वूजू की मौत बहुत जल्द हो सकती है, जैसा कि वो रीपर्स वापस से बात कर रहे थे। अब वो ये भी डिस्कस करते हैं कि वूजू ने एक सैड एल्बम रिलीज की है, जो पूरी तरह डिप्रेशन से भरा है और लोग उसे ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो वूजू के लिए और दुखी है। खैर, इधर वूजू की सॉन्ग प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और वो अपनी वैन में बैठकर जाने लगता है, लेकिन गाक्षी भी उसके साथ जाना चाहती थी। पर तभी ब्यूल उसे रोकती है कि हम कोई स्टॉकर्स नहीं है जो वूजू का पीछा करें। हमारे पास पावर है कि हम कभी भी उसके साथ रह सकते हैं,
लेकिन हमें उसके ह्यूमन फैंस की तरह रहना है, सिर्फ पीछे भागना है। तो इस तरह वैन चली जाने के बाद वो दोनों भी बाकी फैंस की तरह वैन के पीछे दौड़ती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो वैन में होता है, जहां उसके मैनेजर उसे डांटते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, रोमांटिक और लव सॉन्ग्स की जगह सैड और डिप्रेशन वाले सॉन्ग्स क्यों गा रहे हो, जिससे तुम्हें ऑनलाइन इतनी नफरत मिल रही है। ये सुनकर वूजू परेशान हो जाता है और वैन से उतरकर बस स्टॉप पर खड़ा हो जाता है। फिर वहां एक लड़की वूजू के सैड सॉन्ग्स की वीडियो देख रही होती है और उस वीडियो पर कमेंट करती है, ये सॉन्ग बकवास है, इसे सुनकर मैं डिप्रेशन में चली गई। उस सुपरस्टार वूजू को तो इंडस्ट्री के बाहर कर देना चाहिए, इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। अब वूजू ये सब पढ़ लेता है और लड़की के बहुत करीब आकर मैसेज अच्छे से देखने लगता है। वो लड़की पूछती है, आप कौन है? तो वो जो अपना चेहरा रिवील करता है और कहता है, वही शख्स जिसके बारे में तुम बकवास लिख रही हो। ये देखकर वो लड़की शॉक रह जाती है कि सुपरस्टार वूजू उसके सामने है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप रियल में इतने हैंडसम हैं, मैं अभी इस कमेंट को डिलीट कर दूंगी। लेकिन वूजू उसे कमेंट पोस्ट करने देता है और कहता है, कोई बात नहीं, जो करना है करो, मैं तुम पर केस करूंगा मेरे बारे में गलत लिखने के लिए। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और अपनी बस में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में ब्यूल और गाक्षी एक गेम खेल रही होती हैं कि तभी ब्यूल के पास ग्रिम रीपर्स के हेड मिस्टर गो का कॉल आता है। अब वो ब्यूल को डांटते हैं कि आखिर तुमने उस बच्ची की जान क्यों बचाई, ये तुम्हारा काम नहीं है, और अगर ये जॉब पसंद नहीं है तो तुम भी बाकी आत्माओं की तरह आफ्टरवर्ल्ड में जा सकती हो। ये सुनकर ब्यूल माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। और फिर हमें बोर्ड पर दिखाया जाता है कि ब्यूल ने आज तक किसी भी आत्मा को आफ्टरवर्ल्ड में नहीं भेजा है। अब मिस्टर गो से कहते हैं, जिस लड़की की आत्मा तुम छुपा रही हो उसे भी समझाकर आगे भेजो, वरना जल्द ही तुम्हारी भी ग्रिम रीपर की जॉब चली जाएगी। फिर कॉल कट करने के बाद ब्यूल गाक्षी से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो? तो गाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्या तुम मुझे दोस्त नहीं मानती हो जो मुझे आफ्टरवर्ल्ड में भेजने की बात कर रही हो? और वैसे भी अगर मैं चली गई तो तुम यहाँ अकेली पड़ जाओगी, फिर किससे बात करोगी? इस तरह ब्यूल उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन गाक्षी उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती और गुस्से में वहां से चली जाती है। वो कहती है कि जब तक मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अब हमें वूजू दिखाया जाता है जो कहीं खो गया था। अब वो अपने असिस्टेंट को फोन पर कहता है कि फौरन मेरी लोकेशन को ट्रैक करो और मुझे लेने आओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत अजीब हैं। खैर अब टनल पार करने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ उसे उसके खुद के पुराने सॉन्ग की ट्यून सुनाई दे रही होती है। दरअसल ये ट्यून ब्यूल बजा रही थी, क्योंकि वही म्यूजिक सुनते हुए उसकी मौत हुई थी। फिर वूजू ब्यूल के घर में आ जाता है और हैरानी से सब चीजें देखता है जो वूजू से रिलेटेड होती हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ रहने वाला उसका सबसे बड़ा फैन है। फिर वो खुद पियानो बजाने बैठता है और ब्यूल उसे देखती जा रही थी। इस तरह पहली बार अपने फेवरेट आइडल को इतने करीब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो जो वही ट्यून बजाता है जिसे सुनकर ब्यूल खुशी से फूली नहीं समाती। लेकिन तभी वो जो रुक जाता है और रोने लगता है कि काश मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं खुद को खत्म करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ब्यूल हैरान और उदास हो जाती है। साथ ही वो सोचती है कि आखिर वो जो मरना क्यों चाहता है। लेकिन अब ब्यूल उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है तो वूजू को महसूस होता है कि इस घर में कुछ है जिसने उसे छुआ। अब वो सोचता है कि यहाँ कोई भूत है, इसलिए वो जल्दी से उठकर वहां से भागने लगता है। फिर बाहर आकर वो देखता है कि इस भूतिया कमरे में भी एक पपी है जिसे शायद भूत ने कैद में रखा है। इसलिए वो सोचता है इसे तो मैं अगली बार बचाऊंगा, लेकिन फिलहाल वो डर के मारे फुल स्पीड में वहां से भागता है। हालांकि ब्यूल परेशान होकर वूजू को जाते हुए देखती रहती है और उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसका फेवरेट आइडल खुद को खत्म करना चाहता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अब वो इन ख्यालों में इतनी खो जाती है कि उसे वूजू के कॉन्सर्ट की टिकट बुक करने का ध्यान ही नहीं रहता, जबकि उसकी सहेली गाक्षी का टिकट बुक हो चुका था। इसलिए गाक्षी उसे डांटती भी है कि तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए था। फिर बाहर निकलते वक्त ब्यूल गाक्षी को बता देती है कि वूजू खुद को मारना चाहता है, जिसे सुनकर गाक्षी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन गाक्षी उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम रोज वूजू के साथ रहें, ताकि हमें पता चले कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है।
अब पहले तो ब्यूल मना कर देती है और कहती है कि वूजू को ऐसे फैंस पसंद नहीं जो उस पर नजर रखें, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी अगले दिन ब्यूल वूजू पर नजर रखना शुरू कर देती है और बताती है कि वूजू रोज सुबह ठीक 6:30 बजे उठता है और जॉगिंग के लिए जाता है। यहाँ तक कि आइडल बनने के बाद भी उसने एक दिन भी जॉगिंग नहीं छोड़ी, यानी फिटनेस को लेकर वो बहुत सीरियस है। इसके बाद सीन वूजू के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ब्यूल और गाक्षी पहुंच जाती हैं और मजे से वूजू के घर को घूर रही होती हैं। इसके बाद वो वूजू का फ्रिज देखती है जो पूरी तरह हेल्दी वेजिटेबल्स से भरा होता है। फिर वो देखते हैं कि वूजू के जो फैंस उसे चॉकलेट्स देती हैं वो उन्हें फेंक देता है और वेजिटेबल्स का जूस बनाकर पी लेता है, जिसे देखकर ब्यूल और गाक्षी को अच्छा नहीं लगता। अब ब्यूल कहती है कि इतना तो तय है कि वूजू को कोई भी हेल्थ डिजीज नहीं हो सकती क्योंकि वो पूरी तरह फिट और सिर्फ हेल्दी खाता है। इसके बाद वूजू अपने मेकअप रूम में आता है जहां उसका असिस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। अब वूजू उसे ये कहते हुए डांटता है कि मेरे सामने कोई बाहर की चीजें नहीं खाएगा वरना मुझे भी खाने का मन करेगा। खैर अब असिस्टेंट पूछता है कि क्या उन स्कूल स्टूडेंट्स पर चार्जेस लगाने हैं जिन्होंने आपके बारे में बुरे कमेंट्स लिखे थे। तो वूजू कहता है हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब पर चार्जेस लगाऊंगा। इस तरह ब्यूल और गाक्षी भी गुस्से में उससे कहती हैं ये तो पूछने की बात ही नहीं थी, हमारा बस चले तो हम उन एंटी फैंस को नर्क भेज दें। खैर अब वो जो बात लेने जाता है और कपड़े उतारते वक्त गाक्षी उसकी बॉडी देखने के लिए पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन ब्यूल उसे रोक लेती है कि हमें बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। अब गाक्षी कहती है कि मैं तो बस इसलिए जा रही थी कि वूजू के पैर के नीचे साबुन ना आ जाए और वो गिर ना जाए। लेकिन ब्यूल उसे समझाती है कि प्लीज मेरी बात समझो, हमें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर से उसके आसपास रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तब जाकर गाक्षी मान जाती है और रुक जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्यूल और गाक्षी डिस्कस कर रही होती हैं कि वूजू में कोई बुराई नहीं है और वो हेल्दी और फिट भी है, फिर वो खुद को मारने की बातें क्यों कर रहा है। फिर वो सोचती है कि क्या वो ड्रग्स लेता है, इसलिए वो डिप्रेशन में है, क्योंकि प्रिंस और माइकल जैक्सन भी ड्रग्स से मरे थे। इस तरह ब्यूल वूजू के हाथ चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर कोई इंजेक्शन के निशान नहीं मिलते, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वूजू खुद को मारने का क्यों सोच रहा है। इसके बाद अगले सीन में वूजू एक दूसरी सिंगर के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड करने जाता है, लेकिन बार बार बैकग्राउंड म्यूजिक को दोबारा प्ले करवाता है, यानी स्टाफ को परेशान करता है। और आखिरकार जब म्यूजिक उसे पसंद आता है तो फीमेल सिंगर जोइना अच्छे से गाती है, लेकिन वो जो सभी को रोक देता है कि आज के लिए बस इतना काफी है, मैं कल से सिंगिंग करूंगा। अब जोइना उससे पूछती है कि क्या हम बाहर घूमने चलें, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन वो जो उसे रूड तरीके से मना कर देता है। फिर बाहर मैनेजर उसे समझाता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कम से कम 2 लाइन तो गा लेते। तो वो जो कहता है आज मेरा मन नहीं है। वहीं दूसरे रूम में मैनेजर उससे कहता है कि उसे खुद के जाने से पहले उसके स्टाफ को हार्ड वर्क के लिए थैंक्स करना चाहिए, लेकिन वो जो किसी को थैंक्स नहीं करता और उल्टा कहता है कि मैं दूसरा सॉन्ग लिख कर दूंगा, ये वाला बेकार है। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्यूल उसे उस मैनेजर के पास आकर बड़बड़ाते देखती है कि आप दिन रात वूजू से इतना काम कराते हो, इससे वो चिड़चिड़ा हो गया है। इस बीच जोइना वूजू की शिकायत करने आती है, तो गाक्षी उसे देखकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वैसे तो ये मेरे वूजू पर लाइन मारती रहती है, लेकिन अब देखो पीछे से बुराई कर रही है। लेकिन तभी ब्यूल गाक्षी को चुप करवाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वूजू तो छोटे बच्चे की तरह चाइल्डिश है। फिर रात में हम देखते हैं कि गाक्षी वूजू के बेड पर एंजॉय कर रही होती है, जबकि ब्यूल वूजू और उसकी मॉम की पुरानी फोटो देखकर खुश होती है कि वूजू बचपन में और भी क्यूट था। और वूजू फोन पर भी अपनी पर्सनल डॉक्टर सॉरी से बात कर रहा होता है। तभी ब्यूल और गाक्षी को पता चलता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा है, इसलिए अब वो उसकी बातें सुनने के लिए पीछे पीछे चली जाती हैं। अब डॉक्टर सॉरी वूजू को समझाती हैं कि तुम्हें स्लीपिंग पिल्स लेना छोड़ना चाहिए और कोई पेट रख लेना चाहिए जिसके साथ तुम्हारा टाइम पास हो और मन लग सके, ताकि तुम्हें बुरे सपने ना आए। लेकिन वूजू उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर डॉक्टर सॉरी कहती है कि पता नहीं तुम कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, पक्का तुम्हारे आसपास भूत रहते होंगे। अब वो जो इस बात पर हंस देता है और उस कॉल को काट देता है। खैर अब वो जो रोज की तरह स्लीपिंग पिल्स खाकर सोने चला जाता है,
लेकिन तभी पिल्स का बॉक्स ब्यूल की वजह से नीचे गिर जाता है। अब वूजू हैरानी से मुड़कर देखता है कि आखिर ये खुद ब खुद कैसे गिर गया, और इससे उसकी हालत फिर से डर के मारे खराब हो जाती है। इसलिए अब वो जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन फिर ब्यूल और गाक्षी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और इस बीच जब वूजू को बैड ड्रीम्स आते हैं उन्हीं लोगों के टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से, तो ब्यूल उसके माथे पर कुछ करती है जिससे वो आखिरकार चैन से सो जाता है। अब वूजू को रिलैक्स देखकर ब्यूल भी राहत की सांस लेती है और अपने घर पर लौटकर सोने चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसके कंबल और तकिए पर भी वूजू की फोटो चिपकी होती है। अब वो सोचती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वूजू ने पूरे दिन में एक बार भी स्माइल नहीं की। इसका मतलब उसकी जिंदगी में खुशियां ही नहीं है। तो काश मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे वो हमेशा हैप्पी रह सके। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वूजू अभी तक सो रहा होता है। तभी ब्यूल उस जगह पहुंचती है जहां वो रोज जॉगिंग करने जाता है, लेकिन आज उसके वहां नहीं होने से ब्यूल शॉक्ड रह जाती है कि आखिर वूजू जॉगिंग पर क्यों नहीं आया। फिर हम वूजू के असिस्टेंट और मेकअप गर्ल को देखते हैं जो उसके मंगाए हुए फूड को बांट रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि आज वूजू ने ढेर सारा अनहेल्दी फूड और जंक फूड खाया है जो उसने पहले कभी नहीं खाया। इतने सालों बाद ये चीजें टेस्ट करके उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन बाकी लोग उसके बदले बर्ताव से हैरान हो जाते हैं कि आखिर वूजू को हुआ क्या है। साथ ही खुद ब्यूल भी पूरी तरह शॉक्ड होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वूजू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे जितने भी ऑनलाइन हेटर्स हैं उन पर अब मैं केस नहीं करना चाहता और ना ही उन पर फाइन लगवाना चाहता हूँ, बल्कि सजा के तौर पर उनसे वॉलंटियर वर्क करवाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ब्यूल और हैरान हो जाती है कि तभी असिस्टेंट कहता है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, जिसे सुनकर वूजू उसे थैंक्स कहता है। लेकिन आज वूजू ने पहली बार असिस्टेंट को थैंक्स कहा था, जिसे सुनकर सभी और शॉक्ड हो जाते हैं और खुद असिस्टेंट की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि मैं 7 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे थैंक्स नहीं कहा था, और आज अचानक आप इतने बदल कैसे गए? क्या हमें छोड़कर जाने का इरादा है? तो वूजू तो इस बात पर हंसने लगता है, लेकिन ब्यूल इस चीज पर सीरियस हो जाती है कि हाँ, वाकई में कहीं ये सच तो नहीं जो आज वूजू इतना स्ट्रेंज बर्ताव कर रहा है। कहीं वो खुद को मारने की तो नहीं सोच रहा। तभी ब्यूल को मिस्टर गो का कॉल आता है और वो उनके ऑफिस पहुंच जाती है। अब मिस्टर गो उससे पूछता है कि तुम हर समय वूजू के पास क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें तो अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। लेकिन ब्यूल मिस्टर गो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप वूजू को मत मारो, क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। तभी मिस्टर गो उसे याद दिलाते हैं कि तुम तो पहले ही मर चुकी हो। फिर ब्यूल कहती है, लेकिन वूजू को खाता पीता देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं भी जिंदा हूँ और मरने के बाद मुझे जो याद है वो सिर्फ वूजू है। लेकिन मिस्टर गो उसकी नहीं सुनते, जिससे ब्यूल गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसे जाते देख सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ब्यूल चाहती क्या है। और इसी के साथ इस ड्रामा का पहला पार्ट यहीं एंड हो जाता है।